Without supervision, more than 6 months, any contraceptive pill intake is absolutely contraindicated. क्या फीमेल्स में भी लैक ऑफ डिजायर जैसा कुछ हो सकता है? और इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई कपल हेल्दी यंग कपल और नॉर्मल एज ग्रुप के साथ में यानी कि लेस देन 35 ईयर ऑफ एज का 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ में रेगुलरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है एंड उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो दे शुड गो एंड सी द डॉक्टर। बीइंग अ डॉक्टर इस चीज़ पे हमेशा थोड़ी सी हंसी भी आती है कि नॉर्मल डिलीवरी को हम इतना नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेबी जो है वो नॉर्मल बर्थ पैसेज से आ रहा है। नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल प्रेगनेंसी को इंडिकेट नहीं करती। वहां पे पता चलता है कि पूरा वाटर डिस्चार्ज हो गया, लीक हो गया जी। अब द बेबी इज टोटली ड्राई। ऐसे ड्राई बेबी को नॉर्मल पैसेज से निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल until unless we are endangering the life of the baby। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, थायराइड भी हो गया था, फिर थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल्स भी गड़बड़ा गए थे और आखिरी में पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी। हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है और ऐसी लेडी को एक दिन बहुत पेन आए शी रीचेस टू द हॉस्पिटल और 5-6 आवर्स में उनकी डिलीवरी हो गई। राइट है ना। होने के बाद में बेबी एंड मदर दोनों हेल्दी हैं। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आउटकम। मदर और बेबी दोनों हेल्दी होने चाहिए, वन थिंग। एंड सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या दोनों में स्टिचेस आए हैं। यूट्रस से बेबी को बाहर आने के लिए मिनिमम 10 सेंटीमीटर का एरिया या पैसेज चाहिए होता है। डायलेशन right। जो वजाइना 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम डायलेटेड होती है वो वजाइना 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच होती है। वो पेरिनियम 11 to 12 सेंटीमीटर स्ट्रेच होता है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये बेबी की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। डेफिनेटली एक्सरेज आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी क्योंकि उनके तो बहुत एविडेंट साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट्स हैं बेबीज पे। अगर हम हैवी वर्कआउट की बात करें तो पेल्विक और पेरिनियल एक्सरसाइजेज या कीगल्स एक्सरसाइज जो है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी वेदर इट इज सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट करनी ही चाहिए क्योंकि यूट्रस नॉर्मल साइज में आने के लिए 1.25 महीना लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा मुद्गल और वेब दुनिया पॉडकास्ट सीरीज में हम बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ पर। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु दुबे शर्मा जो विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और ऑन्को सर्जन है। सो डॉक्टर रेणु दुबे, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैम, प्रेगनेंसी सेक्शन में जो सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बात तो हम प्रेगनेंसी की करने वाले हैं लेकिन इनफर्टिलिटी का रेशियो आज के ज़माने में जो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसका क्या कारण है? हाय गरिमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फीमेल और मेल दोनों में अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनफर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स या सिर्फ और सिर्फ मेल्स में कमी के कारण नहीं होती। दोनों फैक्टर्स को मिला के और फिर अगर दे आर नॉट एबल टू कंसीव तो उसको इनफर्टिलिटी के रूप में हम कहा जाता है जी। फीमेल्स में कुछ पर्टिकुलर रीजंस के कारण ओव्यूलेशन ना हो पाना, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम होना, एबनॉर्मेलिटीज होना और प्रॉपरली मेंस्ट्रुएशन का नहीं हो पाना, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होती है। उसी तरह से अगर हम मेल्स की बात करें तो उनमें भी प्रॉपर स्पर्म्स नहीं बन पाना, प्रॉपर इजैक्यूलेट नहीं हो पाना या स्पर्म्स का प्रॉपरली मोटाइल नहीं होना, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। जो मैं अगला सवाल आपसे पूछने वाली हूँ हो सकता है वो थोड़ा सा आपको ओल्ड फैशन साउंड करे, पर फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी की सही एज क्या होना चाहिए? प्रेगनेंसी की सही एज एक लेडी जब पूरी तरह से मेंटली,
फिजिकली इमोशनली तैयार होती है, वही प्रेगनेंसी की सबसे सही एज है जी। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकली या सिर्फ बॉडीली, तो 18 ईयर की एज तक एक लड़की की बॉडी तैयार हो जाती है फिजिकली, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ किसी बेबी को नरिश करने के लिए और पूरी तरह से ग्रो करने के लिए। ओके, है ना। 18 ईयर के बाद से लेकर 35 ईयर तक की एज में वो पूरी तरह से हेल्दी रहती है और मोस्टली 99.9% लेडीज में उस एज ग्रुप में किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं देखी जाती है। जी। 35 ईयर की एज के बाद में यूजुअली कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज के परसेंटेज ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पेटाउ सिंड्रोम्स या कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज इन द बेबीज, वो 35 ईयर की एज के बाद में क्वाइट हाई उसका रेशियो रहता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एज के बढ़ने के साथ में प्रेगनेंसी जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल। 35 ईयर की एज के बाद में बहुत सारी साइंटिफिकली सी स्टडीज हैं जिनमें ये प्रूवन है कि एज रिलेटेड रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी इन द ऑफस्प्रिंग इज हाई। मैम, कई बार ये भी सुनने में आता है कि जो बर्थ कंट्रोल मेडिसिन होती हैं या जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है, तो ये फैक्ट है या ये सिर्फ एक मिथ है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, अगर हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट एनी गाइडेंस लेते हैं, सेल्फ प्रिस्क्राइब करते हैं जी। और बहुत लंबे समय तक लेते हैं जी। तो वो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस परमानेंटली कर सकते हैं। ओके। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो बेसिकली हार्मोनल पिल्स होती हैं और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर जाके बेसिकली ओव्यूलेशन यानी ओवा प्रोडक्शन को रोक देते हैं। जी। यूजुअली एंड टेक्निकली विदाउट सुपरविजन मोर देन 6 months एनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इनटेक इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बार अगर कोई पिल लेना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो सालों साल तक वो चलती रहती है। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो 6 साल से लेकर 10 साल तक कंटिन्यूस वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो 21 डेज का डोज लेना एंड देन फिर वापस इनिबिट करना, फिर पीरियड्स के 5th डे से लेना स्टार्ट करना, और वो इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं। जब आप बाहर से कुछ ऐसे हार्मोन्स जो कंटिन्यूसली ओवर सो लॉन्ग पीरियड आप लेते हैं तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ती हैं। जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, क्या फीमेल्स में भी लैक ऑफ डिज़ायर जैसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल। लॉस ऑफ लिबिडो मोस्टली पेरीमीनोपॉजल और पोस्टमीनोपॉजल एज ग्रुप में होती है। जो लिबिडो या डिज़ायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है वो सेक्सुअल एक्टिविटी हार्मोन्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमोशनल एस्पेक्ट है और वो जैसे जैसे हार्मोन का लेवल कम होता जाता है, यानी कि 40-45 ईयर की एज के बाद से लेकर तो 50-55 ईयर की एज तक, जहाँ पर हार्मोन्स ऑलमोस्ट ख़त्म या निल हो जाते हैं, उस टाइम पर फिर सेक्सुअल डिज़ायर या लॉस ऑफ लिबिडो बहुत कॉमन है। पर क्या ये यंग फीमेल्स में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने पहले बात की थी पीसीओडी के बारे में जी। तो वहाँ पर सेम हार्मोन्स जो है वो लेस हो रहे थे, तो जहाँ हार्मोन का कंसंट्रेशन कम होगा स्ट्रेस फैक्टर बढ़ेगा, इमोशनल फैक्टर डिप्लॉय करेगा बहुत सारे अनवांटेड, अननेसेसरी एंड नॉन रेगुलर इमोशनल डिजायर्स को, तो वो सप्रेस करेगा। तो जब आपके पास ऐसी कोई फीमेल आती है जिसके अंदर लैक ऑफ डिज़ायर होती है, तो क्या उसके लिए मेडिकेशन सोल्यूशन है या काउंसलिंग? गरिमा, डिपेंड करता है कि एट व्हाट लेवल शी इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट थिंग। अगर सिर्फ स्ट्रेस ही एकमात्र फैक्टर है तो काउंसलिंग भी हेल्प करती है। साथ ही साथ बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी, कुछ पर्टिकुलर डाइटरी चेंजेस, पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चेंजेस और साथ में सम अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस, ये सारी चीज़ें मिलकर एंड देन दे रिलीव द पेशेंट। ऑलराइट। सपोज कोई कपल लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है
कब उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए? प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी के लिए ना एक बहुत अच्छी एक डेफिनेशन है, और इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई कपल हेल्दी यंग कपल और नॉर्मल एज ग्रुप के साथ में, यानी कि लेस देन 35 ईयर ऑफ एज का 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ में रेगुलरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है एंड उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो दे शुड गो एंड सी द डॉक्टर। ओके, ये तो उस एज ग्रुप की बात हुई। और अगर ज्यादा एज ग्रुप की हम बात करें अबव 35, तो फिर उनके लिए क्या गाइडलाइन है? 35 एज ग्रुप में इफ द कपल इज हेल्दी और फिर दे आर रेगुलरली ट्राइंग, तो फिर 6 मंथ का ड्यूरेशन मिनिमम रिक्वायर है तब भी। जबकि अगर डिलेड मैरिजेस होती हैं 35 की एज के बाद में, इफ दे वांट टू कंसीव, तो फिर मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन फिर भी रखें जहां पर वो नेचुरल कंसीव करने के लिए ट्राई करें। ओके मैम, एक तो होती है नॉर्मल डिलीवरी और एक होता है सी सेक्शन। इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल होती है और सी सेक्शन होता है। दैट इज अ वेरी किडिश टर्मिनोलॉजी। मुझे ना बीइंग अ डॉक्टर इस चीज पे हमेशा थोड़ी सी हंसी भी आती है कि नॉर्मल डिलीवरी को हम इतना नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेबी जो है वो नॉर्मल बर्थ पैसेज से आ रहा है। जी हाँ, नेचुरल बर्थ पैसेज से। और सी सेक्शन को एबनॉर्मल इसलिए टर्म करते हैं क्योंकि वहां पे बेबी जो है वो एब्डोमेन से आ रहा है। दैट इज अ एबनॉर्मल पैसेज, करेक्ट। बट ये टर्मिनोलॉजी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी आउटडेटेड इसलिए लगती है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल प्रेगनेंसी को इंडिकेट नहीं करती। हो सकता है एक लेडी पूरे 9 मंथ तक नॉर्मली कंसीव किया, पूरे 9 मंथ तक सब नॉर्मल रहा, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई एबनॉर्मलिटी, कोई मेडिकल कंडीशन कुछ नहीं है, फिट फाइन हेल्दी हैप्पी गो लकी वेरी गुड गर्ल, सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क कर रही है, जो भी रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स में उनको कहा गया है वो सब फॉलो कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे शी फाइंड्स हरसेल्फ इन अ पूल ऑफ वाटर। देन शी गोज टू डॉक्टर, वहां पे पता चलता है कि पूरा वाटर डिस्चार्ज हो गया, लीक हो गया जी। अब द बेबी इज टोटली ड्राई। ऐसे ड्राई बेबी को नॉर्मल पैसेज से निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल until unless we are endangering the life of the baby। ओके, है ना। सो उस टाइम पर क्या हम उसको एबनॉर्मल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। वहां पर बेबी और मदर दोनों की लाइफ, दोनों की हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना। उसी तरह से एक हम लेडी की बात करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस से बड़ी मुश्किल से कंसीव किया, या हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू उन्होंने कंसीव किया है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, थायराइड भी हो गया था, फिर थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल्स भी गड़बड़ा गए थे और आखिरी में पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसी लेडी को एक दिन बहुत पेन आए, शी रीचेस टू द हॉस्पिटल और 5-6 आवर्स में उनकी डिलीवरी हो गई, राइट, है ना। होने के बाद में बेबी एंड मदर दोनों हेल्दी हैं। अब ये दोनों मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं जहाँ एक सब कुछ नॉर्मल था पर डिलीवरी सी सेक्शन से हुई, जहाँ एक सब कुछ एबनॉर्मल था पर डिलीवरी नॉर्मल पैसेज के थ्रू हुई है जी। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आउटकम। मदर और बेबी दोनों हेल्दी होने चाहिए, वन थिंग। एंड सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या दोनों में स्टिचेस आए हैं। सो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब वजाइना का जो पैसेज होता है, यूट्रस से बेबी को बाहर आने के लिए मिनिमम 10 सेंटीमीटर का एरिया या पैसेज चाहिए होता है, डायलेशन right। जो वजाइना 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम डायलेटेड होती है, वो वजाइना 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच होती है, वो पेरिनियम 11 to 12 सेंटीमीटर स्ट्रेच होता है। तो उसके बाद में जो स्किन थिन होके
कट ना जाए या फट ना जाए, उसके लिए नॉर्मली यूजुअली एक कट गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाता है, ताकि वो वजाइना जो है वो थोड़ी सी ब्रॉडन अप हो जाए, जो कि बाद में सूचर और स्टिच कर दिया जाता है। उसी तरह से अगर बेबी को किसी तरह से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है जिसके कारण से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, उस कंडीशन में एब्डोमेन के ऊपर उतना ही बड़ा कट देकर वहाँ से बेबी को बाहर निकाला जा रहा है, तो वहाँ भी स्टिचेस आए हैं, वहाँ भी कट लगा है और वहाँ भी सूचर हुआ है जी। और नॉर्मल डिलीवरी जो कि वजाइनल है, वहाँ पे भी कट और सूचर और स्टिचेस हुए हैं जी। तो सिर्फ कट और स्टिचेस के बेसिस पर किसी भी डिलीवरी को डिफाइन करना थोड़ा सा एबनॉर्मल है। बट हाँ, अगर हम बात करें कि बिना कट या बिना किसी प्रॉब्लम के लेडी अगर नॉर्मली वजाइनली डिलीवर करती है तो वो नॉर्मल डिलीवरी कहलाती है। और उसी तरह से बिना किसी प्रॉब्लम के अगर कोई लेडी एब्डोमिनल डिलीवर करती है तो वो एब्डोमिनल या नॉर्मल डिलीवरी वो भी कहलानी चाहिए। जी मैम, एक चीज़ ये भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जिस एज में हम रह रहे हैं, जिस मॉडर्न एज में हम रह रहे हैं, हम लगातार इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल फोन्स इनसे घिरे रहते हैं, क्या इसने भी कुछ फ़र्क डाला है और इनफर्टिलिटी को बढ़ाया है फीमेल्स में? बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये बेबी की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस एंड डेफिनेटली एक्सरेज आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि उनके तो बहुत एविडेंट साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट्स हैं बेबीज पे जी। और उससे भी ज़्यादा कॉमन मैंने जो एक चीज़ देखी है वो ये है कि अगर हम एक लेडी को बोलें नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसी के साथ साथ उसको प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए जी। लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है या रेस्ट करना है जिस टाइम पर, उस टाइम पर उसने हाथ में मोबाइल लेकर Binge या watching, लैपटॉप right. लेकर वो चालू किया है, तो फिर वो जो उसका रेस्ट करने का टाइम था वो पूरा चला गया और उसके कारण जो स्ट्रेस होता है वो डेफिनेटली बेबी को हेल्प तो नहीं करता। ओके मैम, एक जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम कहते हैं, जो माँ और बच्चे को कनेक्ट करके रखती है, जन्म के तुरंत बाद अगर उसे काट दिया जाए तो ये बच्चे के लिए ठीक नहीं होता, ये कितना सही है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। अम्बिलिकल कॉर्ड जन्म के तुरंत बाद कट नहीं की जाती। अम्बिलिकल कॉर्ड में जब तक पल्सेशंस होते हैं टिल इट बीट्स, मिनिमम 1.5 to 2 मिनट्स के करीब का टाइम होता है जब तक वो कंटिन्यूस बीट करती है और उस टाइम तक ब्लड फ्लो टू द बेबी एंड बेबी टू मदर कंटिन्यूस एस्टेब्लिश रहता है। ओके। अगर हम बात करें प्लेसेंटा की डिलीवरी का, जी। जो कि बेबी से मदर से ब्लड और न्यूट्रिशन बेबी को देता है, वो 10 मिनट्स का टाइम लेता है मदर से डिटैच होने में। ओके। और 2 to 3 मिनट्स तक अम्बिलिकल कॉर्ड बीट करती रहती है। तो डेफिनेटली अगर उतना टाइम रुक जाएंगे तो बेबी को जो प्रॉपर ब्लड है वो मिलेगी। हम बात कर रहे हैं आज की मदर्स के बारे में जो कि बहुत फिट रहना पसंद करती हैं, फिट दिखना पसंद करती हैं। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है, इन दोनों कंडीशंस में कितने समय बाद वो वर्कआउट कर सकती हैं? अगर हम नॉर्मल सिंपल कार्डियक एक्सरसाइजेज या वॉक ये बात करें तो आफ्टर 3 वीक्स दोनों जब कंफर्टेबल हों, वोन्स या सूचर हील हो जाए, उसके बाद में वो आराम से वॉक कर सकती हैं। नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों में? यस जी। और अगर हम हैवी वर्कआउट की बात करें तो पेल्विक और पेरिनियल एक्सरसाइजेज या कीगल्स एक्सरसाइज जो है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, वेदर इट इज सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, स्टार्ट करनी ही चाहिए एंड एटलीस्ट 3 मंथ तक हर लेडी को, वो चाहे नॉर्मल डिलीवर हो चाहे उनका सी सेक्शन हो, करनी ही चाहिए। और हैवी वर्कआउट की अगर हम बात करें या जिम या रनिंग इसकी बात करें या वेट की बात करें तो वो एटलीस्ट 3 मंथ, 1.5 to 3 मंथ का
जो टाइम ड्यूरेशन है जी। उसमें वो पूरी तरह से मसल, वूंड हील एंड रेगुलर रूटीन हेल्थ जो बिल्डअप होती है वो फिर से हो जाती है। तो जो हमारे यहाँ 1.25 महीने का पीरियड कहते हैं 40 डेज, यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है क्योंकि यूट्रस नॉर्मल साइज में आने के लिए 1.25 महीना लेता है। ओके। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, अनवांटेड प्रेगनेंसी कई बार यंग कपल्स में भी होती है, कई बार ओवर एज्ड कपल्स में भी होती है, इस कंडीशन में आप क्या एडवाइस करते हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर कपल प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली प्रेगनेंसी के लिए तो उसकी को कहा जाता है। एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू अबॉर्ट द बेबी। 6 to 7 वीक्स तक, 7 वीक्स तक जो है वो मेडिकल अबॉर्शन अवेलेबल है। उसके बाद में सर्जिकल अबॉर्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पर कि आप कंसेंट से अबॉर्शन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं जी, up to 20-22 weeks around। डॉक्टर रेणु दुबे, एक बार फिर आपको बहुत शुक्रिया कहती हूँ वेब दुनिया पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।